तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रतन टाटा जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। निकोला टेस्ला की, जो अगर नहीं होते तो आज शायद बिजली भी नहीं होती, कि वो अपने आप को किसी औरत के साथ शादी करने के काबिल ही नहीं समझते। भारत देश के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। पहली बार वो 1996, उसके बाद 1998 और उसके बाद 1999। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, किसी भी इंसान की सक्सेस उसकी शादी पे डिपेंड करती है या नहीं? दोस्तों ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यानी कि उसकी माँ या फिर उसकी पत्नी का हाथ होता है। लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इंसान अपनी पत्नी के सपोर्ट के बिना कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, अपनी पत्नी के बिना भी उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की और बहुत ही कामयाब हुए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 10 लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महान है, जिन्होंने कभी शादी नहीं की और उन्होंने अपना एक नाम बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रतन टाटा जी। तो दोस्तों रतन टाटा जी भारत के महान बिजनेसमैनों में से एक हैं और रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 के दिन हुआ था। रतन टाटा जी करीब 22 सालों तक टाटा कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं और अपने टाइम में वो टाटा कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक लेकर गए और वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे इंसान भी है। और इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी वो अपने पूरे जीवन काल के अंदर हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे। और रतन टाटा जी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा लोगों की भलाई और लोगों की मदद करने में लगा देते हैं। रतन टाटा जी की 86 की उम्र में उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उन्हें अपने पूरे जीवन काल में कभी भी शादी नहीं की। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको एक बार एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि उनकी शादी उनके साथ हो नहीं पाई और फिर उनकी याद में रतन टाटा जी ने फिर कभी शादी नहीं की। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें हर कोई प्यार करता था और इसलिए उनको भारत का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला राष्ट्रपति भी माना जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति होने से पहले एक एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे और हमारे भारत को मिसाइल देने का सबसे बड़ा क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है और इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। करियर में इतना सक्सेस होने के बाद भी डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे और ये उनकी एक सबसे बड़ी खूबी भी थी। अब्दुल कलाम जी अपने परिवार से बहुत ही प्यार करते थे और लाइफ टाइम तक वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने परिवार वालों को भेजते रहे और खुद जिंदगी भर कुंवारे रहे। उसके बाद हम बात करते हैं एक मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की, जो अगर नहीं होते तो आज शायद बिजली भी नहीं होती। और दोस्तों जब दुनिया के महान वैज्ञानिकों की बात होती है तो उसके अंदर निकोला टेस्ला का नाम भी जरूर आता है और वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको दुनिया के सबसे समझदार वैज्ञानिकों में से गिना जाता है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 के दिन हुआ था। वो एक महान साइंटिस्ट के साथ साथ एक इन्वेंटर और एक इंजीनियर भी थे और अपनी लाइफ में इतना कामयाब होने के बाद भी उन्होंने लाइफ में कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि अकेले रहकर वो अपने काम के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि वो अपने आप को किसी औरत के साथ शादी करने के काबिल ही नहीं समझते और इसलिए उन्होंने जीवन भर कभी शादी नहीं करी और वो कुंवारे ही रहे। और इसके बाद हम बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन की। दोस्तों जब भी साइंटिस्ट की बात होती है तो कुछ साइंटिस्ट के नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं और उनमें से एक नाम है न्यूटन का, क्योंकि आइजैक न्यूटन को इतिहास के एक महान वैज्ञानिक के रूप में गिना जाता है। दोस्तों न्यूटन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे और उनका जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था और इन्होंने ग्रेविटी की खोज भी की थी। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत ही कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शादी नहीं की और कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि एक बार उन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन फिर बात कभी शादी तक पहुंच नहीं पाई और फिर बाद में वो जिंदगी भर कुंवारे ही रहे। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और देश के प्रधानमंत्री रहने के अलावा वो देश की पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडर भी रह चुके हैं और देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक थे। 25 दिसंबर 1924 के दिन इनका जन्म हुआ था और अपने कार्यकाल के दौरान ये भारत देश के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। पहली बार वो 1996, उसके बाद 1998 और उसके बाद 1999 के अंदर वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और इनको भारत के प्रसिद्ध प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। और इतना कामयाब इंसान होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की और श्री अटल जी ने खुद एक बार कहा था कि अपने जवानी के दिनों में वो एक लड़की को प्यार करते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से वो उसके साथ शादी नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने फिर जीवन में किसी के साथ भी शादी नहीं की। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं अन्ना हजारे जी की। दोस्तों अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अन्ना हजारे के बारे में जरूर जानते होंगे। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो खुद एक कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, लेकिन वो अपने अकेले के दम पर पूरी सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। और इनका जन्म 15 जून 1937 को महाराष्ट्र में हुआ था और इस सरकार के खिलाफ अनशन करने की वजह से फेमस हुए थे।
और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए ये अपने जीवन काल में बहुत बार अनशन पे बैठ चुके हैं। और भी आज की तारीख में अन्ना हजारे की एज करीब 86 है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। और उनका कहना है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर ये फैसला ले लिया था कि वो देश के लिए कभी शादी नहीं करेंगे और कभी भी अपना घर नहीं बसाएंगे और अपना पूरा जीवन देश के लिए अर्पण करेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं लता मंगेशकर की। इनको हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महान सिंगर माना जाता है। और लता मंगेशकर जी इतनी बड़ी सिंगर है कि उनको भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 के दिन एमपी के इंदौर शहर में हुआ था। और इन्होंने अपने सिंगिंग करियर के अंदर करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों के अंदर गाना गाया था और करीब 36 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में ये गाना गा चुकी हैं। और अपनी सिंगिंग के लिए उनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे और भी बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। और करियर में इतनी सक्सेस पाने के बाद भी उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनकी शादी ना करने की वजह आज तक किसी को भी पता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सलमान खान की। दोस्तों, भारत में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो सलमान खान के बारे में ना जानता हो। और सलमान खान ना सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए बल्कि कई विवादों के चक्कर में भी न्यूज में आते ही रहते हैं। 27 दिसंबर 1965 के दिन सलमान खान का जन्म हुआ था। सलमान खान की गिनती आज के दिन में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में की जाती है और एक्टिंग के अलावा वो अपने गुड लुक्स के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और अभी आज की तारीख में सलमान खान की एज 56 हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। और ये बात अलग है कि उनके करियर के अंदर उनका अफेयर बहुत सी एक्टर्स के साथ में रह चुका है, लेकिन उनके किसी भी अफेयर्स में बात अभी तक शादी तक पहुंच ही नहीं पाई। आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू मॉन्क थे और इन्हें वेदांत का एक प्रभावशाली गुरु भी माना जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता शहर में हुआ था और जन्म के टाइम पे इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया था और वो 19वीं सदी के रामकृष्ण परम भक्त के सबसे प्रमुख शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु को ही समर्पित कर दिया था और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसके अंदर धर्म या फिर जात के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अपने इन विचारों के लिए आज वो पूरे देश भर में जाने जाते हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको हर एक महिला के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य मां नजर आती है और इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। और लास्ट में हम बात करते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की। दोस्तों, हॉलीवुड के दीवानों में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इनको नहीं जानता होगा, क्योंकि लियोनार्डो एक ऐसे एक्टर है जिनकी मूवीज पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। और इनका जन्म 11 नवंबर 1974 को लॉस एंजलिस के अंदर हुआ था और वो अभी तक ना जाने कितनी बहुत सी हिट मूवीज दे चुके हैं। और अभी की तारीख में उनकी उम्र 49 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। लेकिन उनका अफेयर्स बहुत सी हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ में रह चुका है, लेकिन किसी के साथ भी उनकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी भी इंसान की सक्सेस उसकी शादी पे डिपेंड करती है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंसान का नाम था जोश सैल्वाडोर अरवलनिगा। ये 36 साल का एक एक्सपीरियंस फिशरमैन था जो मैक्सिको के गाँव में रहता था। उनकी बोट धीरे धीरे किनारे से दूर होने लगी और कुछ ही देर में जोश और उसका साथी बोट के साथ किनारे से बहुत दूर हो गए। किनारे से करीब 450 किलोमीटर दूर हो चुकी। समुद्र का पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। और फिर 4 ही महीने के बाद जोश के साथी ने सुसाइड कर लिया। जोश ने अपनी जिंदगी को बचाते बचाते एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे अभी तक कोई भी इंसान तोड़ नहीं पाया और शायद कभी कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरे 439 डेज पैसिफिक ओशन में अकेले गुजारे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वहां से जिंदा बचकर वापस आने का। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां से वापस आते ही इस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया। पैसिफिक ओशन के अंदर कुछ आइलैंड्स हैं और कुछ आइलैंड्स तो ऐसे भी हैं जिस आइलैंड के ऊपर अभी तक कोई भी इंसान कभी भी नहीं जा पाया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान अगर गलती से भी पैसिफिक ओशन के अंदर गुम हो जाए तो उसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पैसिफिक ओशन के अंदर 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोश सैल्वाडोर अरवलनिगा और इस इंसान के पास 7 फीट की एक छोटी सी बोट थी जिसके ऊपर एक सीधे से लेटा भी नहीं जा सकता। और ये इंसान सिर्फ इस बोट की हेल्प से ही करीब 14 महीने तक पैसिफिक ओशन के अंदर जिंदा बचा रहा और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसे आज तक कोई भी इंसान तोड़ नहीं पाया है। ये बात है साल 2012 की। ये 36 साल का एक एक्सपीरियंस फिशरमैन था जो मैक्सिको के गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोश और उसका एक साथी मिलकर के साथ में फिशिंग करने के लिए जाते हैं। हर रोज की तरह जोश अपनी 7 फुट की बोट लेकर के चलता है और उसे ये भी पता होता है कि इस बोट को लेकर के ज्यादा आगे तक वो नहीं जा सकता है मछली को पकड़ने के लिए, क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी जिसके ऊपर एक इंजन और एक सिर्फ फ्रीज था। जोश और उसका साथी दोनों फिशिंग के लिए निकल जाते हैं और दोनों 30 घंटे के बाद वापस आने का प्लान बनाकर जाते हैं। जब जोश और उसका साथी मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर समंदर में अपना जाल बिछा रहे होते हैं, तभी उनको अचानक से अपनी तरफ एक समुद्री तूफान आता नजर आता है, जिसे देखकर वो अपना जाल वहीं छोड़ देते हैं और अपनी बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं किनारे की तरफ आने के लिए। और वो लोग उस वक्त किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे जब उनकी बोट का इंजन अचानक से बंद हो जाता है और तूफान काफी पीछे रह गया था और उनको वहां से
साफ साफ किनारा भी दिखाई दे रहा था। उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को सेंड कर दी और वहां से रिप्लाई आने का इंतजार करने लगे। और उनकी किस्मत उस दिन इतनी खराब थी कि उनके रेडियो की बैटरी भी अचानक खराब हो गई। और वहीं एक तरफ ये लोग तूफान को आते देख पा रहे थे और दूसरी तरफ ये किनारा भी साफ साफ देख पा रहे थे। और तूफान की वजह से हवा इतनी तेज चल रही थी कि उनकी बोट धीरे धीरे किनारे से दूर होने लगी। और कुछ ही देर में जोश और उसका साथी बोट के साथ किनारे से बहुत दूर हो गए और उनको किनारा भी दिखाई देना बंद होने लग गया। और जब तक इनके बॉस ने मैसेज रीड किया और एक सर्च टीम भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक जोश की बोट हवा और तूफान की वजह से किनारे से बहुत दूर जा चुकी थी। तूफान की वजह से ये लोग ना कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि ये लोग किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है और इनकी बोट किस तरफ जा रही है। और तूफान की वजह से सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर इनकी बोट किनारे से करीब 450 किलोमीटर दूर हो चुकी थी। और छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। और साथ ही साथ इनके पास फ्लेयर गन भी नहीं थी कि ये किसी को सिग्नल देकर बता सके कि ये लोग कहाँ पर हैं। फिर जोश को लगने लगता है कि अब इनका बचना मुश्किल है क्योंकि इनका खाना भी 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है और साथ ही साथ कि मछली पकड़ पाए इसके लिए भी इनके पास कोई सामान नहीं बचा। फिर अचानक से एक पक्षी इनकी बोट पर आकर बैठ जाता है और ये दोनों के दोनों उसके ऊपर हमला करते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते। और फिर कुछ देर के बाद एक और पक्षी आता है और ये लोग उसे पकड़ पाते हैं और इस तरह से ये लोग अपने खाने का गुजारा करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि समुद्र का पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है, तो इस वजह से इन लोगों ने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल के अंदर स्टोर करना शुरू किया जिसको पीकर के ये लोग जिंदा रह पाते थे। लेकिन जब बारिश नहीं आती थी तो ये लोग अपनी प्यास मछली के खून और टर्टल के खून को पीकर बुझाते थे, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और फिर इस तरह से इनके दिन गुजरते गए और बहुत ही टॉर्चर होने के बाद जोश का साथी ये टॉर्चर सहन नहीं कर पाया और फिर 4 ही महीने के बाद जोश के साथी ने सुसाइड कर लिया। और फिर 4 महीने के सर्वाइवल के बाद जोश अब बोट पे सिर्फ अकेला था और फिर ऐसे में जोश को भी लगने लगा कि अब उसका भी बच पाना मुश्किल है। लेकिन जोश ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी गुजारने लगा। और जोश को इस वक्त समंदर के अंदर 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया था और इस वक्त तक जोश अपने दोस्त को भी खो चुका था और इसीलिए वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। और फिर एक दिन जोश को समंदर के अंदर एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों के अंदर पहली बार जोश को कोई शिप नजर आती है और वो शिप को देखकर जोश को लगता है कि अब शायद उसकी जान बच सकती है। जोश ने शिप को बुलाने के लिए और उसकी नजर में आने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शिप दूर होने की वजह से वो लोग जोश को नहीं देख पाए और धीरे धीरे वो शिप भी जोश से दूर होने लगी। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और फिर 11 महीने जोश को समंदर में हो गए और इन 11 महीनों के अंदर जोश करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। और इस वक्त तक जोश के कपड़े भी फट चुके थे और उसको अपने आप को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडरवियर ही बचा था। और फिर फाइनली वो टाइम आया जब जोश की किस्मत ने जोश का साथ दिया। और फिर 439 डेज के बाद 30 जनवरी 2014 के दिन जोश को अपने आसपास नारियल तैरते हुए नजर आए और आसपास उसे बहुत सारे पक्षी भी नजर आए। और ये सब कुछ देखकर जोश समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा और कुछ ही देर के बाद जोश को एक आइलैंड नजर आने लगा। और उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए जोश को वापस से आधे दिन का टाइम और लगा। और जैसे ही जोश उस आइलैंड के पास पहुंचा तो किनारे के पास पहुंचते ही जोश ने अपनी बोट से जंप किया और किनारे की तरफ तैरने लगा। और 14 महीने गुजारने के बाद फाइनली जोश एक आइलैंड पे पहुंच गया और इस आइलैंड का नाम था इबॉन एटोनी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। और फिर थोड़ा बहुत उस आइलैंड पे घूमने के बाद जोश को उस आइलैंड के ऊपर एक घर दिखाई दिया और फिर उस घर से एक इंसान निकल कर आया। ये देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए और फिर वो इंसान जोश की कहानी जानने के बाद वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है और फिर वहाँ की लोकल पुलिस जोश के पास आती है। जोश ने अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताई, लेकिन किसी भी इंसान ने जोश की इस कहानी पे भरोसा नहीं किया। और फिर बाद में जोश ने अपने बॉस को कॉल किया और फिर उसके बॉस ने बताया पुलिस वालों को कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और करीब 1 साल पहले जो समंदर में खो गया था। अब क्योंकि जोश किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गया था, वो भी बिना वीजा के, इसलिए फिर कुछ दिनों की कानूनी कार्यवाही के बाद जोश को वापस से मैक्सिको भेज दिया जाता है। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि जोश के साथ जो उसका दोस्त गया था जिसकी डेथ बीच रास्ते के अंदर हो गई थी, उसके घर वाले जोश के ऊपर केस कर देते हैं, ये कहते हुए कि जोश ने रास्ते में अपने दोस्त को ही मारकर खा लिया होगा। और फिर कुछ दिन केस चलने के बाद जोश को छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके कुछ दिन के बाद जोश ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम उन्होंने रखा 438 डेज, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। और फिर इस तरह से जोश ने अपनी जिंदगी को बचाते बचाते एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे अभी तक कोई भी इंसान तोड़ नहीं पाया
और शायद कभी कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। दोस्तों, जोश की इस कहानी से हमको ये सीखना मिलता है कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए, हर मुश्किल और हर मुसीबत का हल जरूर होता है, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और उसकी अमीरी का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने टाइम पे ड्रग्स की तस्करी करने के लिए सबमरीन्स का भी यूज करता था, कि उस वक्त पूरी दुनिया में जो ड्रग सप्लाई होता था उसमें से 80% पे सिर्फ इसी का कंट्रोल था। और ड्रग के बिजनेस में आने से पहले पाब्लो एस्कोबार ने और भी कई छोटे मोटे क्राइम्स किए थे। 22 साल का होने से पहले अगर वो मिलियनेयर नहीं बना तो अपने आप को गोली मार लेगा, और ये पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी का पहला मर्डर था। लेकिन पाब्लो एस्कोबार ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ 4000 से ज्यादा सरकारी ऑफिसर्स का मर्डर करवाया था, जिसके अंदर 200 जज और 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर शामिल थे, कि अगर उसे अपनी बनाई हुई जेल के अंदर रखा जाए तो अपनी गिरफ्तारी दे देगा सरकार को। पकड़े जाने से अच्छा खुद को गोली मार ली थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे ड्रग लॉर्ड आए और गए, लेकिन कोई भी पाब्लो एस्कोबार नहीं बन पाया। पाब्लो एस्कोबार, ये नाम आप लोगों ने पहले भी कई बार शायद सुना होगा। वैसे जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का एक ड्रग लॉर्ड था, जिसको किंग ऑफ कोकेन और गॉडफादर के नाम से भी लोग जानते हैं। और पाब्लो एस्कोबार को उसके मरने के बाद आज भी सबसे अमीर अपराधी माना जाता है। और उसकी अमीरी का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने टाइम पे ड्रग्स की तस्करी करने के लिए सबमरीन्स का भी यूज करता था। और आज इस वीडियो के अंदर पाब्लो एस्कोबार के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं, जो शायद आपको नहीं पता होगा और आप जान करके पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड होने के साथ साथ पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के मशहूर मेडेलिन कार्टेल का फाउंडर भी था और उसका लीडर भी था। और पाब्लो एस्कोबार का ड्रग रैकेट इतना बड़ा था कि उस वक्त पूरी दुनिया में जो ड्रग सप्लाई होता था उसमें से 80% पे सिर्फ इसी का कंट्रोल था। और साथ ही साथ पाब्लो एस्कोबार दुनिया का इकलौता ऐसा ड्रग ट्रैफिकर है जिसको फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था। एक्चुअली फोर्ब्स ने 1989 के अंदर अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया था, जिसके अंदर पाब्लो एस्कोबार की टोटल नेटवर्थ 25 बिलियन से ज्यादा बताई गई थी। लेकिन कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाब्लो एस्कोबार की जो टोटल नेटवर्थ है वो $25 बिलियन से भी कहीं ज्यादा बताई जाती है। लेकिन ब्लैक मनी होने की वजह से पाब्लो एस्कोबार ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा के रखी थी कि उसके पास एक्चुअली नेटवर्थ कितनी है। और कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग तो पाब्लो एस्कोबार की अपने टाइम के अंदर एक दिन की कमाई भी करोड़ों के अंदर हुआ करती थी। और कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि पाब्लो एस्कोबार को खुद को नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। और पाब्लो एस्कोबार का जो भी पूरा पैसा था वो पूरी ब्लैक मनी हुआ करती थी, इसलिए वो आपको बैंक में रखने की जगह पे अपने गोदामों में और जमीन में गड्ढे खुदवाकर उनमें रखा करता था। और कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाब्लो एस्कोबार के पास पैसा रखने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं थी। फिर उसने दीवालों के अंदर और जमीन के अंदर खड्डे खुदवाकर वहां पर अपना पैसा रखना शुरू किया था। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार को अपने नोटों को बांध के रखने के लिए सिर्फ 2 लाख के उसको रबड़ खरीदने पड़ते थे हर महीने। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा होगा। उसके भाई रोबर्टो एस्कोबार ने बताया था कि पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसके पैसे का 10% चूहों के कुतरने और नमी के कारण गल के खराब हो जाते थे। अगर हम पाब्लो एस्कोबार की स्टार्टिंग लाइफ की बात करें तो उसका जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नग्रो शहर में हुआ था। पाब्लो के फादर एक गरीब किसान थे और उनकी फैमिली भी काफी गरीब थी। पाब्लो एस्कोबार के कुल 7 भाई बहन थे, जिसके अंदर पाब्लो तीसरे नंबर पे था। पाब्लो एस्कोबार के माता पिता काफी गरीब थे, तो पाब्लो एस्कोबार ने गरीबी बचपन से ही देखी थी और पैसों की कमी के कारण उसने बचपन से ही गलत काम करना शुरू कर दिया था। और पाब्लो के क्रिमिनल बनने के पीछे काफी हद तक उसकी माँ को भी जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि बचपन में जब पाब्लो एस्कोबार कोई भी गलत काम करता था तो उसकी माँ उसको डांटने की जगह पे उसको सपोर्ट किया करती थी। पाब्लो एस्कोबार एक बार बचपन में अपनी स्कूल में एग्जाम के टाइम पे चीटिंग करते पकड़ा जाता है। तब उसकी माँ ने उसको एक नसीहत दी थी कि चीटिंग करना या फिर चोरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़े जाना गलत बात है। और इसी तरह का गलत सपोर्ट मिलने की वजह से पाब्लो ने बचपन से ही गलत काम करना शुरू कर दिया था। और फिर पाब्लो बचपन के कुछ साल रियो नग्रो शहर में बिताने के बाद मेडेलिन शहर के अंदर शिफ्ट हो गया था और इसी शहर के अंदर उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की थी। और ड्रग के बिजनेस में आने से पहले पाब्लो एस्कोबार ने और भी कई छोटे मोटे क्राइम्स किए थे, जैसे कि चोरी, डकैती, गैरकानूनी सिगरेट बेचना और कार चुराने जैसे अपराध उसके अंदर शामिल थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार ने बचपन में अपने आप से एक वादा किया था कि अगर 22 साल का होने से पहले अगर वो मिलियनेयर नहीं बना तो अपने आप को गोली मार लेगा। और अपने इस वादे को पूरा करने के लिए उसने एक बिजनेसमैन को किडनैप भी किया और उससे $50,000 उसने फिरौती में मांगे थे। लेकिन ये रकम भी उसका वादा पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। और फिर उसने जल्दी से और ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसने मेडेलिन के माफिया को ज्वाइन कर लिया और फिर उसने मेडेलिन के माफिया के लिए ड्रग डिलीवरी का काम शुरू करा और फिर उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलने लगे। और इसी की वजह से 22 साल का होने से पहले ही पाब्लो एस्कोबार एक मिलियनेयर बन चुका था और काफी टाइम तक पाब्लो एस्कोबार सिर्फ ड्रग डिलीवरी का ही काम करता था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पाब्लो एस्कोबार की पूरी लाइफ को ही बदल के रख दिया। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन 14 करोड़ की कीमत का कोकेन
पाब्लो एस्कोबार को सौंपा गया सप्लाई करने के लिए। लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले ही उसकी ड्रग डीलर को लेकर के किसी बात से बहस हो गई और बहस के अंदर बात इतनी बढ़ गई कि पाब्लो एस्कोबार ने उस ड्रग डीलर का मर्डर कर दिया और ये पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी का पहला मर्डर था। और ये मर्डर करके पाब्लो एस्कोबार उस ड्रग डीलर से वो 14 करोड़ का कोकेन लेकर भाग गया। और फिर ऐसा होने के बाद पाब्लो एस्कोबार को पता चला कि ड्रग डिलीवरी का काम तो बहुत छोटा काम है, जबकि ज्यादा पैसा तो कोकेन की स्मगलिंग करने में है। और फिर यही सोचकर पाब्लो एस्कोबार ने खुद का कोकेन स्मगलिंग बिजनेस शुरू कर दिया। पाब्लो एस्कोबार का दिमाग बहुत तेज था और उस जमाने में वो जो आइडियाज लेकर आता था कोकीन की स्मगलिंग करने के लिए, वो किसी को भी पता भी नहीं चलता था। और फिर देखते ही देखते पाब्लो एस्कोबार ने अपना खुद का एक नेटवर्क बना लिया कोकीन स्मगलिंग करने के लिए। और फिर उसने सभी छोटे मोटे ड्रग डीलर से मिलकर एक ड्रग सिंडिकेट बनाना शुरू कर दिया। और फिर जो भी ऑफिसर्स उसके काम के बीच में आते थे उनको वो पैसे देकर के अपने साइड कर लेता था, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार ने उसके काम के बीच में आने वाले लोगों के लिए एक सिंपल सा रूल बना रखा था कि या तो पैसे लेकर के मेरे काम के बीच में से हट जाओ या फिर मर जाओ। और उसके इस रूल के हिसाब से जो भी इंसान रिश्वत ना लेकर के उसके काम के बीच में आता था वो उसका मर्डर करवा देता था। आपको ये बात जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन पाब्लो एस्कोबार ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ 4000 से ज्यादा सरकारी ऑफिसर्स का मर्डर करवाया था, जिसके अंदर 200 जज और 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे। और अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीद रखा था और वहां पर उसने कोकेन बनाने की फैक्ट्री भी लगवाई थी। और ड्रग डिलीवरी के काम को तेज करने के लिए उसने प्राइवेट प्लेन, पानी के जहाज और यहाँ तक कि तो 2 सबमरीन भी खरीद रखी थी। और इस तरह से वो कुछ ही सालों में सिर्फ कोलंबिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बन गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार ने अपने जीवन में कभी भी ड्रग का यूज नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ गांजे का नशा करता था। और जब पाब्लो एस्कोबार का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था तो उसके एक दिन की जो इनकम है वो $70 मिलियन से ज्यादा हुआ करती थी। और अगर इस अमाउंट को आज के टाइम में देखा जाए तो ये अमाउंट 11 अरब से भी ज्यादा है। एक्चुअली पाब्लो एस्कोबार ड्रग सप्लाई करने के ऐसे नए तरीके ढूंढता था जिसको उसके पहले किसी ने भी यूज ना किया हो। पाब्लो एस्कोबार ने मछलियों के पेट से लेकर के एयरप्लेन के टायर तक ड्रग स्मगल किया हुआ था। और पाब्लो एस्कोबार के पास अपने लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि वो अपने शहर के लोगों की हर तरीके से मदद किया करता था। वो लोगों की घर बनाने में मदद करता था, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो उसे पैसे देकर मदद करता था। और जिन लोगों के पास कोई काम नहीं हुआ करता था और वो काम मांगते थे तो उनको अपनी गैंग में शामिल करके उनको कोई काम दे दिया करता था। और इस तरह मदद करने की वजह से उसके शहर के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और कुछ लोग तो उसको रॉबिन हुड भी कहा करते थे। लेकिन पाब्लो एस्कोबार ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसने जितने भी क्राइम्स किए हैं उनको लेकर के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए उसने एक बार कोलंबिया सरकार को ये ऑफर दिया कि कोलंबिया सरकार के ऊपर जितना भी कर्जा है वो पूरा का पूरा चुका देगा अगर उसके ऊपर लगे जितने भी क्राइम्स हैं उन सभी के अंदर उसको क्लीन चिट दे दी जाए। लेकिन कोलंबिया सरकार ने उसकी इस ऑफर को ठुकरा दिया। और फिर उसके बाद पाब्लो एस्कोबार ने राजनीति में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन फिर पाब्लो एस्कोबार को लगने लगा कि अब उसे पॉलिटिक्स भी नहीं बचा सकती है। और फिर उसने कोलंबिया सरकार के सामने एक दूसरा ऑफर रखा कि अगर उसे अपनी बनाई हुई जेल के अंदर रखा जाए तो अपनी गिरफ्तारी दे देगा सरकार को। और फिर कोलंबिया सरकार ने भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर पाब्लो एस्कोबार ने खुद के लिए ला कैथेड्रल नाम की खुद की एक जेल बनवाई, जो सिर्फ कहने के लिए एक जेल थी, बाकी उसके अंदर मिलने वाली सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। उसके अंदर उसका पर्सनल जिम था, उसके अंदर उसका स्विमिंग पूल था, उसके अंदर वो गोल्फ खेलता था और वहीं से वो अपना पूरा बिजनेस भी रन करता था। और फिर डील के अकॉर्डिंग उसको इस जेल के अंदर कैद कर दिया गया। लेकिन पाब्लो एस्कोबार को उसकी इस बनाई जेल के अंदर कैद कर पाना उसके आजाद होने के बराबर ही था, क्योंकि इस जेल में रहने के बावजूद पाब्लो एस्कोबार अपने ड्रग के बिजनेस को बहुत ही आराम से चला पा रहा था। लेकिन फिर इस तरह से कैद में रहने के बाद भी बिजनेस चलाने की बात जब अमेरिका के पास पहुंची तो फिर उसने कोलंबिया सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि वो पाब्लो के इन सभी गैर कानूनी कामों को बंद करवाए। और फिर कोलंबिया की गवर्नमेंट भी पाब्लो एस्कोबार से काफी परेशान हो चुकी थी। और फिर कोलंबिया की सरकार ने जब पाब्लो एस्कोबार को खत्म करने का सोचा तो किसी तरह से पाब्लो एस्कोबार को इस बात का पता चल गया और वो जेल से अपने कुछ साथियों के साथ भाग गया। फिर बाद में उसको पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम बनाई गई और फिर 16 महीने लगातार ढूंढने के बाद सर्च ब्लॉक टीम ने पाब्लो एस्कोबार को ढूंढ लिया। और फिर 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार एक शूटआउट के अंदर मारा गया। लेकिन कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाब्लो एस्कोबार को जो सर्च टीम ने मारा था उनके पास ऐसी कोई भी राइफल नहीं थी जो गोली पाब्लो एस्कोबार के अंदर से मिली थी। तो कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये भी माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार ने पकड़े जाने से अच्छा खुद को गोली मार ली थी। और जिस वक्त पाब्लो एस्कोबार की डेथ हुई उस वक्त उसकी एज सिर्फ 44 ईयर्स थी। और फिर पाब्लो एस्कोबार की डेथ के बाद
आज भी दुनिया में बहुत सारे ड्रग लॉर्ड आए और गए, लेकिन कोई भी पाब्लो एस्कोबार नहीं बन पाया। दोस्तों, इस इंसान को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये देश भर में काफी फेमस थे और इनका नाम है प्रफुल्ल बिलोरे। ये देश भर में काफी फेमस थे MBA चाय वाला के नाम से। और आज के डेट में इनकी हालत ऐसी है कि कोई भी इंसान अपने आप को इनके साथ में जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों के हिसाब से ये इंसान फ्रॉड है और बहुत से लोगों को अपनी MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी के नाम पे लोगों को लूट चुका है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि MP की एक मिडिल क्लास का लड़का कैसे इतना फेमस हो गया और फिर ऐसा क्या हो गया कि आज की डेट में लोग उन्हें फ्रॉड और स्कैमर बुलाते हैं और कोई भी इंसान आज उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया कंट्री अब एक स्टार्टअप कंट्री बनते जा रही है और पूरी दुनिया में इंडियंस इसके अंदर 3rd नंबर पर है और इंडिया $340 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ 160 जाइंट स्टार्टअप कंपनीज के साथ है। इसके अलावा भारत ने 2022 तक लगभग 77,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है और प्रफुल्ल बिलोरे भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत एक चाय बेचने से की है और अपनी डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने करोड़ों रुपए भी कमाए। प्रफुल्ल बिलोरे का जन्म 14 जनवरी 1996 को MP के अंदर हुआ था। प्रफुल्ल शुरू से स्टडी में काफी अच्छे थे और उनको शुरुआत से ही MBA करना था और उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA करने के लिए लगातार 3 साल तक कैट की प्रिपरेशन भी की। कैट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, लेकिन वो इसमें भी असफल रहे और फिर लगातार फेल होने के बाद उन्होंने कुछ टाइम के लिए कैट की प्रिपरेशन छोड़ दी और फिर कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद प्रफुल्ल ने अहमदाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज से अपनी स्टडी दोबारा से शुरू की। लेकिन फिर बाद में उनका पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से उन्होंने कुछ टाइम के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपने माता पिता को बताए बिना उन्होंने पढ़ाई छोड़कर एक मैकडोनल्ड्स के अंदर जॉब करना शुरू कर दिया। मैकडोनल्ड्स में जॉब करके उनको काफी फायदा हो रहा था, लेकिन प्रफुल्ल जीवन भर जॉब नहीं करना चाहते थे। तो फिर प्रफुल्ल ने कुछ अपनी सेविंग्स और कुछ पैसे उधार लेकर के उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। प्रफुल्ल ने 8,000 रुपए उधार लिए अपने पापा से पढ़ाई के बहाने से और फिर 25 जुलाई 2017 के दिन अहमदाबाद के अंदर प्रफुल्ल बिलोरे ने अपना पहला चाय का टी स्टॉल शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा MBA चाय वाला। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया और कुछ 5-6 साल के अंदर उनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज्यादा होने लगा। और फिर इसी तरह धीरे धीरे MBA चाय वाला ग्रोथ करने लगा और फिर वो नई नई मार्केट स्ट्रेटेजी भी यूज करते थे, जैसे कि वैलेंटाइन डे के दिन वो सिंगल्स को फ्री में चाय पिलाते थे और ये चीज उनकी बहुत वायरल हो गई। और आज की डेट में MBA चाय वाला काफी फेमस है और वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स करते रहते हैं और उनका नेटवर्किंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और फिर इसी तरह धीरे धीरे ग्रोथ करते करते उनके आउटलेट्स बहुत सारी जगह पे खुलने लगे। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में लोग इनको फ्रॉड और स्कैमर बुलाते हैं और आज की डेट में कोई भी इनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। अब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 4 जुलाई 2023 को इंदौर के रहने वाले एक इंसान आशीष तिवारी ने पुलिस स्टेशन जाकर के प्रफुल्ल के खिलाफ FIR लिखवाई और आशीष के अकॉर्डिंग प्रफुल्ल ने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी के नाम पर 10 लाख रुपए उनसे वसूल किए और उनको एक गारंटी दी कि दिन की कम से कम 10,000 रुपए की सेल होगी। और उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि उनसे जो 10 लाख रुपए लिए थे और जो गारंटी दी थी दिन के 10,000 सेल की, तो दिन का 10,000 सेल तो छोड़िए, दिन का 1,000 रुपए का सेल भी नहीं हो रहा है। और ऐसे ही प्रफुल्ल के ऊपर सभी पुलिस स्टेशन मिलाकर कुछ 28 FIR अभी तक रजिस्टर हो चुकी है। और इसके अलावा तन्मय चौकसी, जो भंवर कुआ के फ्रेंचाइजी ऑनर है MBA चाय वाला के, उनकी तो दुकान भी बंद हो चुकी है, वो भी पूरा 40 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में। और एक ऐसा ही केस लखनऊ के विनीत राय के साथ भी हुआ, जहां पर उन्होंने 28 लाख रुपए लगाए थे और वो दुकान भी बंद हो गई। और वहीं पे उनके फ्रेंचाइजी ऑनर की बात सुनी जाए तो उनका कहना है कि प्रफुल्ल ने उनसे दुकान के नाम पर और कच्चा माल के नाम पर उनसे काफी पैसे लिए थे। और आज की डेट में MBA चाय वाला का कुछ ऐसा सीन है कि आज के दिन में मार्केट में उनकी आधी से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं और जो दुकानें चल रही हैं वो घाटे में चल रही हैं। जबकि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उन सभी आम इंसानों को लगता था कि वो भी प्रफुल्ल की तरह इन्वेस्ट करके बहुत ही जल्दी और कम टाइम में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। और सभी लोगों के पास ऑप्शन था कि या तो प्रफुल्ल की तरह वापस जीरो से शुरू करें, मेहनत करें और आगे बढ़े, या फिर एक बनी बनाया नाम, बनी बनाई फ्रेंचाइजी ले लें और उस पर काम करें। लोगों ने पहला ऑप्शन मेहनत करने की जगह पे सेकंड ऑप्शन चुना कि वो जल्दी से पैसे कमा पाए फ्रेंचाइजी लेकर के। और सभी लोगों ने पैसे लगा दिए और पैसे लगाने के बाद जब लोगों ने बैठकर हिसाब लगाया तो हिसाब लगाने पे उनको पता चला कि प्रॉफिट कमाने के लिए उनको डे का कम से कम 8,000 का सेल करना पड़ेगा। और टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर उनकी चाय की कीमत एक कप की कम से कम 70 से 80 रुपए है। और अगर हम एक बार टायर 1 सिटीज की बात करें तो शायद वहां पर ये प्राइस वहां के लोग अफोर्ड कर भी ले। टायर 1 सिटीज के अंदर 70 से 80 रुपए की चाय लोग खरीद भी ले, लेकिन बाकी की टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर जहाँ पे किसी भी गली नुक्कड़ पे, किसी ठेले या किसी दुकान पे आराम से चाय आपको 10 से 15 रुपए के अंदर मिल जाती है, तो कोई भी 70 से 80 रुपए की चाय क्यों खरीदेगा। और ऐसे ही कॉम्पिटिटर एनवायरनमेंट की वजह से
टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर मैक्सिमम MBA चाय वाला कहीं पे भी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। मतलब कि जिस जगह पर आपको अफोर्डेबल रुपए में चाय मिल रही है कम से कम 10 से 15 रुपए के अंदर, वहीं दूसरी ओर अगर आपको इंसान 70 से 80 रुपए के अंदर चाय बेच रहा है तो कोई भी इंसान क्यों ही वो चाय खरीदेगा। और यही वजह है कि आज की डेट में MBA चाय वाला की जितनी भी फ्रेंचाइजी है या तो वो बंद हो चुकी है या फिर सभी की सभी लॉस में चल रही है। आप MBA चाय वाला का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन चाय सुट्टा बार वाले को देख सकते हैं। उनका चाय और उनकी दूसरी प्रोडक्ट आसानी से चल जाती है चाय सुट्टा बार वाले की, क्योंकि उनकी जो मेजर ऑडियंस है वो सब प्रीमियम कैटेगरी वाले हैं, जबकि MBA चाय वाला की जो टारगेट ऑडियंस है वो मेनली सिर्फ प्रीमियम ही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी जिन लोगों ने ली थी, जिनका लॉस हुआ है, उनको पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनको पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी और फ्रेंचाइजी ओनर के कॉन्ट्रैक्ट के बीच कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर कुछ होता है, कुछ लॉस होता है तो उनको कंपनी वापस से रिफंड करेगी या पैसा रिटर्न करेगी। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो फ्रेंचाइजी की फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। और अगर प्रफुल्ल ने बोला था कि वो रिफंड करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड लिखकर नहीं दिया है, तो कोर्ट के अंदर भी वो इस चीज में बेगुनाही साबित होंगे। और मेरा लास्ट में बस यही कहना है कि किसी भी बिजनेस का डिसीजन इमोशंस में आकर कभी ना ले। और जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले उसका कंप्लीट नॉलेज और उसका कैलकुलेटेड रिस्क आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, भारत के अंदर जब भी किसी बिलियनियर की बात की जाए तो उनमें से 2 नाम हमारे सामने जरूर आते हैं। उनमें से एक है मुकेश अंबानी और एक है दूसरा रतन टाटा। और ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा पैसे वाला कौन है। और अगर डॉक्यूमेंटेड देखा जाए तो मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो हमेशा से ही रतन टाटा जी से ज्यादा रही है। लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी जी रतन टाटा जी से अमीर है? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रतन टाटा और मुकेश अंबानी के अंदर ज्यादा अमीर कौन है। दोस्तों, रतन टाटा जी और मुकेश अंबानी, इन दोनों की नेटवर्थ का कंपैरिजन करने से पहले इन दोनों का इतिहास जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर हम बात करें रतन टाटा जी की, तो उनका जो इतिहास है वो 152 साल पुराना है। 1868 के अंदर जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। और अगर जमशेदजी टाटा की हम बात करें तो उनका जन्म 1839 के दिन गुजरात के नवसारी जिले के अंदर हुआ था। और फिर 14 साल गुजरात में बिताने के बाद आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वो मुंबई चले गए। और फिर यहीं पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद अपने फादर के साथ काम करना शुरू कर दिया। और फिर जमशेद जी अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों के राज के कारण खुद का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल था उन दिनों। लेकिन फिर फाइनली उन्होंने 1868 के अंदर 21,000 रुपए का इन्वेस्ट करके एक कॉटन की कंपनी शुरू की और फिर यहीं से टाटा ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ। और उस वक्त जमशेद जी की एज 29 थी और उन्होंने उस वक्त नागपुर शहर में एक कॉटन की कंपनी खोल करके अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। और जमशेद जी शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और बिजनेस को समझने के लिए वो कई बार इंग्लैंड भी गए। और फिर उन्होंने अपने कॉटन के बिजनेस को बहुत ही अच्छे से चलाया और साथ ही साथ आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। और एक्चुअली जमशेद जी का अपना एक खुद का स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना था। और उन्होंने अपने ड्रीम्स पूरा करने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात ये थी कि इन तीनों सपनों के अंदर से अपने पूरे जीवन काल में वो अपना एक भी सपना पूरा नहीं कर पाए। और एक बार जमशेद जी को इंडियन होने की वजह से एक 5 स्टार होटल के अंदर जाने से रोक दिया गया था। और फिर उन्होंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जो बहुत ही लग्जरी और बहुत ही अच्छा होगा और उसके अंदर सभी भारतीयों को जाने की परमिशन होगी। और उन्होंने तभी मुंबई के मशहूर ताज होटल को बनवाया था, क्योंकि जमशेद जी जो थे वो खुद से ज्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में ज्यादा सोचते थे। और यही सीख उन्होंने अपने बेटे दोराब जी टाटा को भी दी थी। और फिर साल 1904 में जमशेद जी की डेथ के बाद जब बिजनेस की जिम्मेदारी दोराब जी पे आई तो उन्होंने अपने फादर के ड्रीम्स भी पूरे किए और फिर बिजनेस को और भी सक्सेस दिलवाई। और दोराब जी ने अपने फादर का सपना पूरा करते हुए एक गाँव में एक स्टील प्लांट लगाया। और फिर साल 1938 में दोराब जी के बाद टाटा सन्स की जो भागदौड़ है वो जे.आर.डी. टाटा के हाथ में आई। जे.आर.डी. टाटा एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे और वो बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छे से नए नए बिजनेस शुरू करते थे। और जिस वक्त जे.आर.डी. टाटा टाटा कंपनी के चेयरमैन बने उस वक्त टाटा ग्रुप के अंदर टोटल 14 कंपनियां थी। और दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा ही वो इंसान है जिन्होंने भारत की पहली एयरलाइन इंडिया की शुरुआत की थी, जिसको हम आज के दिन में एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा टाटा की कुछ मशहूर कंपनियां जैसे टाटा केमिकल्स लिमिटेड, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टीसीएस की शुरुआत भी जे.आर.डी. टाटा ने ही की थी। और फिर जब 1991 के अंदर जे.आर.डी. टाटा ने टाटा कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ा तो टाटा ग्रुप की जो कंपनियां थी, जो पहले 14 थी, वो 14 से लेकर के 95 पहुंच गई थी। और जे.आर.डी. टाटा भी खुद से पहले भारत और भारतीयों के बारे में ज्यादा सोचते थे। और फिर जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा कंपनी के जो चेयरमैन बने वो रतन टाटा जी बने। और जब रतन टाटा जी चेयरमैन बने उसके बाद टाटा कंपनी ने और भी सक्सेस पाई। और आज की डेट में टाटा ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये बात तो ही टाटा ग्रुप की। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कहानी 1960 में शुरू होती है, क्योंकि उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल क्रॉप की शुरुआत की थी। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 के दिन गुजरात के जूनागढ़ जिले में हुआ था। धीरूभाई अंबानी के फादर एक टीचर थे, लेकिन उसके बाद भी उनको पढ़ाई के अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और फिर उन्होंने
10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और फिर उन्होंने उसके बाद बहुत सी छोटी मोटी जॉब्स की। लेकिन धीरूभाई अंबानी हमेशा से ही जॉब ना करके अपने खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 1960 में रिलायंस कंपनी की शुरुआत की और उस वक्त ये कंपनी मेनली भारतीय मसालों का व्यापार करती थी। और फिर इसके बाद 1966 के अंदर धीरूभाई अंबानी ने कपड़ों का व्यापार किया और फिर उसके बाद उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत और फिर 1973 के अंदर इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। धीरूभाई अंबानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बिजनेस करने का कमाल का हुनर था और इसी वजह से उस जमाने में भी रिलायंस के पास जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टर्स मौजूद थे। और फिर धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी ने बहुत से बिजनेस के अंदर अपना हाथ डाला और जो भी बिजनेस वो करते थे वो पूरा सक्सेसफुल हो जाता था। और फिर साल 2002 के अंदर धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाने के बाद उनका जो पूरा बिजनेस था वो उनके दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के अंदर आधा आधा बांट दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे अनिल अंबानी को बहुत से बिजनेस के अंदर लॉस होने लगा और वो धीरे धीरे बैंकक्रप्ट हो गए। और अनिल अंबानी ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था कि बैंकक्रप्ट होने की वजह से, बिजनेस में लॉस होने की वजह से उनकी जो नेटवर्थ है वो जीरो हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी ने अपने मिले फादर से बिजनेस को बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल बनाया और उसकी वजह से आज उनकी गिनती न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में अमीर लोगों के अंदर से की जाती है। तो दोस्तों ये बात तो है इन दोनों लोगों के इतिहास के बारे में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। और अगर मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उनकी मेन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो, ये सभी कंपनी आज की तारीख में रिलायंस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। और अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो रिलायंस के कंपैरिजन में टाटा ग्रुप की बहुत सी ज्यादा कंपनी है और टाटा कंपनी ऑलमोस्ट हर बिजनेस के अंदर अवेलेबल है, इवन तक कि नमक भी टाटा कंपनी बनाती है। और अगर हम दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैप की बात करते हैं तो रिलायंस से ज्यादा टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसकी मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप ज्यादा है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि जब टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा है तो फिर टाटा का नेटवर्थ रिलायंस से कम क्यों है? अब इसका सीधा सा रीजन ये है कि जो मुकेश अंबानी है वो रिलायंस कंपनी के लगभग 48% शेयर मार्केट के मालिक हैं और इस वजह से उनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग कुछ पिछले महीने $100 मिलियन के ऊपर पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा जी की, तो टाटा कंपनी के अंदर उनका जो मार्केट शेयर है वो 1% से भी कम है और इसी वजह से उनकी जो नेटवर्थ है वो मुकेश अंबानी के सामने बहुत ही कम है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रतन टाटा जी अगर सिर्फ 1% शेयर के मालिक है तो बाकी शेयर होल्डर्स या फिर उनके मालिक कौन है, तो दोस्तों आपको बता दें कि टाटा की लगभग 66% शेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाई गई चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट ऐसी बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल है। और ये सब संस्थाएं भारत के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों की मदद करने का काम करती है। और ये 66% जो शेयर है इन संस्थाओं की जगह पे अगर रतन टाटा जी के नाम पर होते तो आज के दिन में वो पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान कहलाते। तो इन चीजों से हमें साफ साफ पता चलता है कि भले ही मुकेश अंबानी जी आज के दिन में ऑन पेपर सबसे अमीर इंसान है एशिया के अंदर, लेकिन अगर देखा जाए तो रतन टाटा जी सबसे रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। बाकी इन दोनों लोगों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़े लिखे लोग भारत में खेती नहीं करते, जो लोग पढ़ लेते हैं वो शहर जाते हैं और शहर में जाकर के अपने साथ कुत्ते रखते हैं। हमें सिर्फ दूध से मतलब होता है, गाय से कोई मतलब नहीं होता। कम से कम हमारे देश में तो ऐसा ही है और देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसा ही है, क्योंकि खाने और पानी के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। क्योंकि हम सबको लगता है कि ये तो ऐसे ही आता रहेगा, जिसको करना है वो करेगा, मुझे तो बस नौकरी करनी है, खेती कोई और करेगा और भोजन आता रहेगा। लोग ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा कोई किसान हो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भी बड़ा होकर के खेती करे। और कितना भी गया गुजरा आदमी हो, बस उसके शरीर में जान होनी चाहिए तो वो शहर आ जाएगा नौकरी करने के लिए, चाहे फिर वो पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं हो। अगर आप किसी आश्रम में जाओगे तो वहां पर गाय की देखभाल करने के लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तरफ किसी शहर में जाओगे तो वहां पर कोई भी शौचालय आपको बंद सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर उसको साफ करने वाला कोई नहीं मिला हो। शहर में लोग आसानी से वहां पर मिल जाते हैं। शहर में किसी भी बिल्डिंग का काम इसलिए नहीं रुका होगा कि कोई मजदूर नहीं मिला काम करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाँव के अंदर काम ना करने वालों की वजह से गाँव के जो खेत है वो सूने पड़े हैं। 250 किसान ऑन एन एवरेज हर दिन अपनी जान दे देते हैं भारत के अंदर। पिछले 16 सालों के अंदर 6 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया भारत के अंदर। और हमारा भी योगदान है इसके अंदर, क्योंकि भले हमें लगता है कि मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो कुछ किसी के साथ गलत करता नहीं हूँ, हमें लगता है कि ना मैं किसी को मारता हूँ तो ना मैं किसी को बचाता हूँ, लेकिन जब भी कहीं पर कुछ अच्छा होता है हमारी वजह से, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी वजह भी हम ही होते हैं। पैसे से सब कुछ नहीं आता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ आता है, ये मैं मानता हूँ, और पैसे जीने के लिए जरूरी भी है। और वो बहुत कुछ और सब कुछ के बीच में हमेशा सिर्फ भोजन अटक जाता है। पैसे से आप आराम से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी हेल्थ नहीं ले सकते। पैसे से फूड पॉइजनिंग आता है, लेकिन उससे कभी भी फूड नहीं आता, क्योंकि दवाई लेने से सिर्फ हमारी बीमारी ठीक होती है, हमारा स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि दवाई हमेशा कोई बीमार इंसान
इंसान ही लेगा, कोई हेल्दी पर्सन क्या करेगा दवाई लेकर के। हमारे देश के अंदर रोज गाय कट रही है, जबकि इतने सारे उपनिषद लिखे हुए हैं गायों के ऊपर हमारे देश के अंदर, जो आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको ऑलरेडी पता ही होगा। और हम कुत्ते की रस्सी पकड़कर गाय का दूध ढूंढने जाते हैं। ये हालत है हमारे देश के अंदर और इस वजह से गाय कट रही है। आज गाँव के अंदर आप देखोगे तो रोड बन गए, गाँव के अंदर पेट्रोल पंप बन गए गाँव के अंदर, लेकिन आप गाँव में देखोगे तो अब युवा ही वहाँ पर नहीं है, सब युवा शहर आ गए। और अगर 10 साल आपका बेटा शहर में रह गया गाँव छोड़कर, तो आप ये बात जान लीजिए कि 11वीं साल से वापस से गाँव नहीं आएगा। फिर तभी आएगा आपसे मिलने आपके शहर में जब उसके बेटे की छुट्टी होगी, और जब वो आएगा तो उसका बेटा बोलेगा कि लेट्स गो टू आवर ग्रैंडपा प्लेस। दादाजी के घर जाते हैं, वो उसका घर नहीं है, वो उसके लिए उसके दादाजी का घर है। और इसी तरह से रिलेशन खत्म हो रहे हैं। और हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा जहां भी रह रहा है अच्छे से रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, लेकिन हम कभी भी उसे यही नहीं कहेंगे कि खेती करना। हम यही कहेंगे कि जहां पे भी रहे नौकरी करना, लेकिन खेती मत करना। और देखा जाए अगर तो खेती एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि हर इंसान को, हर जीव को भोजन की जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ खेती से आता है। ये बात वैसी है कि मरना एक दिन सबको है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। और भोजन सबको चाहिए, लेकिन कोई उसे उगाना नहीं चाहता। खाना हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उगाना बंद कर दिया है हमने, क्योंकि हमें शहर में रहकर ये लगता है कि ये नहीं तो इसके अगले वाले होटल पे मिल जाएगा हमको ऑर्गेनिक खाना। जबकि सच ये है कि ऑर्गेनिक खाना कभी ढूंढने से नहीं, उगाने से मिलता है। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं और उसे प्लास्टिक में भर के फेंक देते हैं, और हमें लगता है कि वो कचरा गया चांद पर, लेकिन फिर उस कचरे से मीथेन बनता है और उससे कैंसर फैलता है। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। झाड़ू लगाना तो मोदी का काम है, जिसने स्वच्छ अभियान चलाया। इतने निकम्मेपन की तरफ हम लोग आजकल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सच यही है कि 5000 टन सिर्फ एक दिन में किचन का वेस्टेज निकलता है बेंगलोर शहर से। जो 10वीं क्लास धक्के मार के पास किया है वो भी शहर आ गया है, और जो पहली बार में पास किया है वो तो आ ही जाता है। अगर हम मॉल में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हमें कोई भी चीज ना तो वहाँ पे महंगी लगती है, और ना ही वहाँ पे हम उससे कहेंगे कि ये सर महंगी है, इसका थोड़ा भाव कम कर दीजिए। लेकिन वही दूसरी तरफ उससे आधी कीमत की चीज भी अगर हम किसी ठेले वाले के पास से खरीदते हैं, तो हमें वो चीज महंगी लगने लग जाती है। हम 100 की जगह पे 125 रुपए किसी मॉल वाले को देके आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो सामान है वो फ्रीजर में रखा है, तो हमें लगता है कि वो फ्रेश है। जबकि सच्चाई ये होती है कि जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक वो उसे हटाएगा नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ ठेले वाले के पास फ्रीजर नहीं है, तो अगर उस सब्जी के ऊपर थोड़ी मिट्टी लगी होती है तो हमें लगता है कि ये माल बहुत खराब हो चुका है, तो हम वहां से नहीं खरीदते उसको। भारत में एक फैशन चल रहा है कि आजकल बाबाओं को गालियां देना, और खासकर हमारी जनरेशन इस चीज को बहुत ही शौक से करती है, ये कहकर कि आई डोंट बिलीव इन दिस। जो भी इंडियन चीज होती है वो हमारी नजर में बेकार है, उसको हम गालियां देते हैं। हम घर में बात करते हैं अपने बच्चों के साथ में अंग्रेजी में, साथ में उनको बोलेंगे कि स्कूल में भी अंग्रेजी में बात करना, और जब वो बड़ा होगा तो ऑफिस में भी उसको इंग्लिश में ही बात करनी है, अपने ऑफिस में जाकर के, सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि हमारे आसपास वालों को लगे कि हम पढ़े लिखे थोड़े ज्यादा हैं। क्योंकि अब हम भारतीय नहीं रहे, क्योंकि हमें लगता है कि विकास का मतलब यही होता है कि हमें सबसे पहले तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए। पेड़ नहीं लगाने के 1000 रीजन है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, पेड़ मिलते कहाँ हैं, अगर मैं पेड़ लगा दूंगा तो उसे संभालेगा कौन, उसमें पानी कौन देगा। ऐसे ही कई और 1000 स्टूपिड रीजन है पेड़ नहीं लगाने के। लेकिन पेड़ लगाने का सिर्फ एक ही रीजन है, जिस आसानी से हम लोग सांस ले रहे हैं जन्म से लेकर के मरने तक, और उसी आसानी से हमारी आने वाली जनरेशन भी सांस ले पाए, तो एक पेड़ लगा देना जरूरी है। एक हेल्दी इंसान अपने पूरे जीवन काल के अंदर कम से कम 16 पेड़ का ऑक्सीजन यूज करता है जीने के लिए, तो उसके बदले में हम कम से कम एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। हमारे इंडिया का लीगल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक्यूज जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता और उसके खिलाफ सिर्फ एक ट्रायल चल रहा है, तो हम उसे गिल्टी नहीं मानेंगे, और वो इंसान अंडर ट्रायल कहलाएगा। और इसके चलते ना सिर्फ एक आम इंसान के लिए बल्कि एक अरेस्टेड पर्सन के लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, जो किसी भी सूरत में उनसे नहीं छीने जा सकते। तो इंडिया में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC एक अरेस्टेड पर्सन के लिए कुछ राइट्स देता है। तो आज के इस वीडियो में हम वो कुछ राइट्स डिस्कस करेंगे जो एक अरेस्टेड पर्सन को CRPC देता है, और ये भी जानेंगे कि क्या होता है जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको अचानक से अरेस्ट करता है, या फिर आपको अरेस्ट करने के लिए आपके दरवाजे पर आ जाता है। तो पर्टिकुलर उस इंसान को अरेस्ट होने से पहले कौन कौन से राइट्स मालूम होने चाहिए, और साथ में एक पुलिस ऑफिसर को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो इंसान को अरेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक गरीब इंसान ने कोई क्राइम किया और पुलिस उसे बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लेती है, तो उस इंसान को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर ये अरेस्ट हो क्यों रहा है, मतलब कि राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जो दिया गया है सेक्शन 50 क्लॉज 1 CRPC के अंदर। अब अगर ये अरेस्ट किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने सेक्शन 55 के तहत की है, तो अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को उस एक्यूज को एक रिटन ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, जिसमें यह लिखा हो कि उसके सीनियर ऑफिसर ने उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए डेजिग्नेट किया है, और अगर ये रिटन ऑर्डर उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर शो नहीं करता तो फिर वो अरेस्ट इलीगल माना जाएगा। और अगर अरेस्ट वारंट इशू करने की बात की गई है तो सेक्शन 75 CRPC के तहत भी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एक्यूज को बताना है, और अगर जरूरत पड़ी तो अरेस्ट वारंट भी एक्यूज को दिखाना पड़ेगा। तो अगर पुलिस ने पर्टिकुलर किसी इंसान को अरेस्ट किया है तो वो सवाल तो करेगी, तो ऐसे में उस इंसान के पास पुलिस के और कोर्ट के सवालों के जवाब देने का उस पर्टिकुलर एक्यूज पे डिपेंड
डिपेंड करता है, क्योंकि एक्यूज के पास चुप रहने का पूरा अधिकार होता है, मतलब कि राइट टू साइलेंस अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और अगर एक्यूज चुप है तो उसे प्रोसिक्यूशन या फिर पुलिस यूज नहीं कर सकती है। अगर वो इंसान चुप है इसका मतलब वो गिल्टी है ऐसा नहीं माना जाएगा, जो दिया गया आर्टिकल 20 क्लोज 3 के अंदर। और उसके बाद अगर वो इंसान किसी बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट हुआ है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस इंसान को इन्फॉर्म करे कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एक्यूज को मे भी ये पता ना हो कि उसने जो ऑफेंस किया है वो बेलेबल है, यानी कि राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, जो कि दिया गया है सेक्शन 50 क्लोज 2 सीआरपीसी के अंदर। अब बारी आती है पुलिस लॉकअप से एक्यूज को कोर्ट रूम ले जाने की, चाहे वो अरेस्ट वारंट के साथ किया गया हो या फिर विदाउट अरेस्ट वारंट के किया गया हो। तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो इस इंसान को बिना किसी देरी के जुडिशियल ऑफिसर के सामने लेकर जाए, मतलब कि राइट टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, जो दिया गया है सेक्शन 56 और 76 के अंदर। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस लॉकअप के अंदर नहीं रख सकता है बिना किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफिसर की परमिशन के, जो कि दिया गया है सेक्शन 70 के अंदर। किसी भी एक्यूज को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना ही होता है, यानी कि राइट नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, जो कि दिया गया है सेक्शन 57 सीआरपीसी के अंदर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 24 घंटे का टाइम ही क्यों रखा गया है? तो वो इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर अनलॉफुली किसी भी इंसान को अरेस्ट ना करे, डिटेन ना कर सके और इससे एक्यूज को बचाया जा सके। हमने अक्सर ये देखा है कि पुलिस ऑफिसर एक्यूज से कन्फेस करवाने के लिए या फिर उसे सच उगलाने के लिए उसे फोर्स करती है और ज्यादा से ज्यादा उसे लॉकअप में रखने की कोशिश करती है। और ये टाइम पीरियड इसलिए भी रखा गया है कि अगर वो एक्यूज इनोसेंट होगा तो वो जल्द से जल्द कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सके और पुलिस लॉकअप से छूट सके। तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के बाद अब बारी आती है ट्रायल की, और ट्रायल शुरू होने से पहले एक्यूज को किसी वकील की जरूरत तो पड़ेगी ही जो उसका केस लड़ सके। तो इसलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी उसे राइट देता है कि वो अपनी चॉइस से किसी भी लीगल लॉयर को अपने लिए हायर कर सकता है, जो कि लिखा गया आर्टिकल 22 क्लोज 1 में और सेक्शन 50 क्लोज 3 सीआरपीसी में। और जैसा कि मैंने कहा था कि पुलिस अगर किसी गरीब इंसान को अरेस्ट करती है और उस इंसान के पास अपने लिए लॉयर हायर करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर ऐसे में वो इंसान अपना केस कैसे लड़ेगा? तो ऐसे लोगों के लिए फ्री लीगल एड दी जाती है और फ्री लीगल एड लीगल अथॉरिटीज प्रोवाइड करती है, लेकिन एड ट्रायल शुरू होने के पहले ही दी जा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट इंसान को मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। ये प्रोविजन लाया गया था ताकि किसी भी एक्यूज को कन्विक्शन ऑर्डर सीक्रेटली ना निकाला जाए। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, यानी कि कोई भी बाहर वाला प्रोसीडिंग नहीं देख सकता, जैसे कि रेप केस की प्रोसीडिंग। और स्पीडी ट्रायल से मतलब है कि अगर एक्यूज ने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी मैक्सिमम सजा 2 साल तक की है, तो फिर पुलिस को ऐसे में इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 मंथ खत्म करनी होती है, तो इसे कहते हैं स्पीडी ट्रायल। और अगर अरेस्ट पर्सन ने एक रिक्वेस्ट की कि अगर वो चाहता है कि उसे मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, तो सेक्शन 54 क्लोज 1 सीआरपीसी के तहत उस पर्टिकुलर इंसान को मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और इसी के साथ एक्यूज के पास पूरे राइट होंगे कि वो अपने डिफेंस में कोई भी विटनेस बुलवाए या फिर प्रोसिक्यूशन द्वारा एग्जामिनेशन या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद। अब हम जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपने कभी नोटिस किया है कि पुलिस ऑफिसर ज्यादातर फ्राइडे को अरेस्ट कंडक्ट क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए कि फ्राइडे और सैटरडे को जनरली कोर्ट बंद होते हैं। तो एक्यूज को अगर फ्राइडे को अरेस्ट किया गया तो ऐसे में एक्यूज सैटरडे और संडे 2 दिन तो कम से कम पुलिस लॉकअप में बिताएगा ही। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और देश के बाकी सब कोर्ट के बीच में एक कॉमन मूवमेंट चल रहा है, और वो क्या है ये समझने से पहले हम पहले सैल्यूएशन समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें सैल्यूएशन की, तो सैल्यूएशन क्या होता है? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें कैसे एड्रेस करते हैं, जैसे कि सर, मैडम, मिस्टर, मिसेज, तो ये सब होते हैं सैल्यूएशंस। तो अब आप बताएं कि कोर्ट में जज को कैसे एड्रेस करते होंगे, उनको क्या बोल के पुकारते होंगे? जितनी भी हम इंडिया में मूवी देखते हैं तो उसके हिसाब से तो इसका जवाब होता है माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, योर ऑनर। लेकिन इसका सही जवाब कहां पे मिलेगा? देखिए, एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 49 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रूल्स बनाने की पावर देता है, जैसे कि बार काउंसिल के मेंबर कब बन सकते हैं, कब वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी और एक एडवोकेट को प्रोफेशनली क्या पालन करना होगा। तब हम समझते हैं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। तो कुछ दिन पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के जज जस्टिस पी कृष्ण भट्ट ने एडवोकेट से रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें एड्रेस करने के लिए कोर्ट में माय लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप जैसे शब्द इस्तेमाल ना करे और इसकी जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सही है, जैसे कि सिर्फ सर कहना काफी होगा। इससे कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने बार काउंसिल मेंबर के सामने एक सिमिलर रिक्वेस्ट रखी कि उन्हें माय लॉर्ड या फिर लॉर्डशिप कहकर एड्रेस ना किया जाए और ना ही ग्रेटफुल जैसे वर्ड्स यूज किए जाए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस की सुनवाई के दौरान एक लॉ स्टूडेंट ने योर ऑनर कहकर एड्रेस किया और इस बात पर आपत्ति जताई एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने, और उन्होंने कहा कि योर ऑनर कहना यूएसए कोर्ट की प्रैक्टिस है, इंडिया की नहीं। और ये सुनकर लॉ स्टूडेंट ने माफी मांगी और योर ऑनर की जगह पर योर लॉर्ड कहकर उन्हें एड्रेस किया। लेकिन इस टर्म के यूज से भी जजेस काफी सेटिस्फाई नहीं थे और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2014 में एडवोकेट शिव सागर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL सबमिट की, ये कहते हुए कि माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, इन तरह के जो शब्द हैं इनके ऊपर बैन कर देना चाहिए और इन्हें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म्स है इन्हें स्लेवरी के टाइम पे यूज किया जाता था और आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इन टर्म्स को यूज करना सही नहीं है। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL दत्तू और एस ए बोबडे, और उन्होंने इस PIL को डिसमिस करते हुए ये कहा कि हमने कब कहा कि ये जो टर्म्स है इनको यूज करना कंपलसरी है, और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के अंदर जजेस को किसी भी रिस्पेक्टेबल टर्म्स
के साथ उनको एड्रेस कर सकते हो, जैसे कि आप हमें योर ऑनर कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, और उन बाकी टर्म्स को यूज करना कंपलसरी नहीं है। और उन्होंने ये कहते हुए उस PIL को खारिज कर दिया और उनसे कहा कि आप किसी भी रिस्पेक्टेबल वर्ड्स और टर्म्स के साथ में जजेस को एड्रेस कर सकते हैं। और वहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में सर या फिर वहीं के रीजनल लैंग्वेज में जो भी रिस्पेक्टफुल शब्द है वो भी कहकर एड्रेस कर सकते हैं। और इसके लिए BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रीजन ये दिया कि माई लॉर्ड या फिर योर लॉर्ड जैसे टर्म इंडिया के लिए ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल्स में यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं और इनको यूज ना करके इनकी जगह पर और दूसरे रिस्पेक्टफुल टर्म्स को यूज किया जाना चाहिए। तो कहां पर किस तरह से आपको जजेस को एड्रेस करना है ये आपको BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पार्ट 6 चैप्टर 3A में मिल जाएगा। तो देश भर के कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन लीगल सिस्टम से योर ऑनर, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप इन टर्म्स को इरेडिकेट करना चाहते हैं और इनकी जगह पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन से टर्म्स बेटर सूटेड है उनको लाना चाहते हैं। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर नए नए कोर्ट से प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं तो आप भी इन वर्ड्स को यूज करना अवॉइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम अक्सर ही सुनते हैं कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, या फिर हम कहीं पे सुनते हैं कि पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा है, या फिर कहीं हमें सुनने में आता है कि पुलिस ने डिटेंशन कर लिया है। अब इन सभी वर्ड्स को सुनने के बाद इन सभी वर्ड्स का मतलब हमको लगभग एक जैसा लगता है और सुनने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से साउंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरेस्ट क्या होता है, कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है और पुलिस कस्टडी का क्या मतलब होता है। इन वर्ड्स को सुनने के बाद भले इनका मतलब हमको एक जैसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के लिए उसका पर्पस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है तो पुलिस उस इंसान को जाकर के अरेस्ट करती है ताकि वो इंसान फर्दर कोई क्राइम ना कर सके या फिर एविडेंस के साथ कोई टेम्पर ना कर सके। तो अरेस्ट और कस्टडी ये दोनों वर्ड्स काफी सेम साउंड करते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब काफी अलग होता है। क्योंकि अरेस्ट फर्स्ट स्टेज होता है और कस्टडी सेकंड स्टेज होता है। तो अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है तो सबसे पहले पुलिस उस इंसान को जाकर के अरेस्ट करेगी और उसके बाद किसी अथॉरिटी को उसको सौंपेगी और वो अथॉरिटी हो सकती है पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हर अरेस्ट के अंदर कस्टडी होती है लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होती। तो चलिए इस बात को एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया और फिर वो जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने खुद ही अपना गुनाह को कबूल कर लेता है और खुद सामने से जाकर सरेंडर कर देता है। तो ऐसे सिनारियोस के अंदर कस्टडी तो हुई लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ और इसी वजह से हर अरेस्ट के अंदर कस्टडी होती है लेकिन हर कस्टडी के अंदर अरेस्ट नहीं होता। और ये होता है अरेस्ट और कस्टडी के अंदर डिफरेंसेस। तो अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो कस्टडी होती है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होती है पुलिस कस्टडी और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। तो अब ऐसे में आप ये सोचेंगे ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा इंसान पुलिस कस्टडी में रहेगा और कौन सा इंसान जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। तो अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया और उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करे कि वो इंसान पुलिस कस्टडी में रहेगा या फिर जुडिशियल कस्टडी के अंदर रहेगा। चलिए इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो पुलिस इंसान को अरेस्ट कर लेती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है ताकि वो इंसान फर्दर कोई क्राइम ना करे और ऐसे में पुलिस उस इंसान को लॉकअप में रखती है ना कि जेल में। और वहीं दूसरी ओर जुडिशियल कस्टडी के अंदर उस इंसान को सीधा जेल भेज दिया जाता है और उसकी अथॉरिटी फिर मजिस्ट्रेट के पास होती है ना कि पुलिस के पास। तो अब चलिए देखते हैं कि किसी भी इंसान को पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट कितने टाइम तक अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। पुलिस कस्टडी के अंदर सिर्फ पुलिस के पास अथॉरिटी रहती है और अगर पुलिस किसी भी इंसान को अरेस्ट करती है तो सेक्शन 57 CRPC के अंदर पुलिस उस इंसान को 24 घंटे से ज्यादा अपने कस्टडी में नहीं रख सकती है, भले ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ हो या फिर ना हुआ हो, और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही पड़ता है। लेकिन फिर बाद में अगर मजिस्ट्रेट परमिशन देता है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ में उस इंसान को 15 दिन तक के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें जुडिशियल कस्टडी की तो जुडिशियल कस्टडी 60 दिन तक एक्सटेंड हो सकती है और अगर ऑफेंसेस 10 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल है जैसे कि मर्डर या फिर रेप तो ये फिर कस्टडी 90 डेज तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस बिना मजिस्ट्रेट या फिर जज की परमिशन के इंटरोगेट कर सकती है। वहीं जुडिशियल कस्टडी के अंदर पुलिस सस्पेक्ट को इंटरोगेट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि इंटरोगेशन करना जरूरी है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ पुलिस इंटरोगेशन कर सकती है। पुलिस कस्टडी के अंदर सिक्योरिटी सस्पेक्ट को पुलिस देती है, वहीं दूसरी ओर जुडिशियल कस्टडी के अंदर सिक्योरिटी जज या फिर मजिस्ट्रेट देता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अंदर। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना है कि अरेस्ट, कस्टडी, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क होता है और ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम सभी को जानना जरूरी है। अब हम आगे दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे जो है डिटेंशन और रिमांड। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को ये लगता है कि अरेस्ट करना और डिटेन करना दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटेंशन तब होता है जब पुलिस को रीजनेबल सस्पिशियन होता है कि इस इंसान ने क्राइम किया है, वो इंसान उस क्राइम के लिए चार्ज नहीं होता। और वहीं अगर हम बात करें अरेस्ट की तो अरेस्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहते हैं और उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए उस इंसान को चार्ज किया जाता है। ये होता है डिटेंशन और अरेस्ट में डिफरेंस। कई बार इनिशियल डिटेंशन के चलते किसी को अरेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस को लगता है कि पर्टिकुलर किसी इंसान के पास ड्रग्स है तो पुलिस उस इंसान को डिटेन करेगी और आगे चलकर अगर पुलिस को उस इंसान के पास ड्रग्स मिल जाती है तो उसके बाद फिर पुलिस उस इंसान को अरेस्ट करती है। तो ये होता है अरेस्ट और डिटेंशन में डिफरेंस। तो जो लास्ट है वो अब हम डिस्कस करेंगे रिमांड। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर पुलिस किसी भी इंसान को अरेस्ट करती है तो पुलिस उस इंसान को 24 घंटे से ज्यादा विदाउट मजिस्ट्रेट या फिर जज की परमिशन के लॉकअप में नहीं रख सकती है। इन केस पुलिस को और टाइम चाहिए किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे कि किसी मर्डर केस के अंदर पुलिस को मर्डर वेपन ही नहीं मिला 24 घंटे के अंदर, तो ऐसे में पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाकर के और टाइम मांग सकती है। और ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि
रीजनेबल ग्राउंड है तो फिर ऐसे में वो पुलिस को 15 दिन का रिमांड दे सकती है। सिर्फ एक मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी रहती है पुलिस रिमांड या फिर मजिस्ट्रेट रिमांड देने की, लेकिन पुलिस किसी भी इंसान को बिना रीजनेबल ग्राउंड के 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती है। और अगर पुलिस ऐसा करती है तो उसे इलीगल कॉन्फिनेमेंट कहा जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट होता है एक अरेस्टेड पर्सन का। टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इंडिया का एक बहुत ही कामयाब एक्ट माना जाता है, जिसने इंडिया में गुड गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन सवाल यह है कि आप गुड गवर्नेंस के नाम से क्या समझते हैं। गुड गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब किसी कंट्री की कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की नीड को देखते हुए आखिर काम क्या क्या करती है, क्या क्या वो इंप्रूवमेंट्स लाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आरटीआई ने 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब भी हम आरटीआई की बात करते हैं तो दो शब्द सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इस एक्ट ने इंडिया में ट्रांसपेरेंसी लाई है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आरटीआई एक्ट से जुड़े सभी एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आरटीआई किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज पे लागू होता है। तो आप ये सोचेंगे कि पब्लिक अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है, तो जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ना हो वो सभी की सभी पब्लिक अथॉरिटीज होती है। लेकिन आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटीज उन इंस्टीट्यूट्स को कहा जाता है जिन्हें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए पावर से खड़ा किया हो, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज। तो हर सिटीजन्स के पास ये राइट्स होते हैं कि वो इन पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाकर इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत मांग सके। और इस आरटीआई एक्ट के अंदर पीआईओ के बारे में भी लिखा गया है। पीआईओ का मतलब होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये किसी भी इंसान के रिक्वेस्ट पे उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल की जो बॉडी होती है वो होती है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और जो स्टेट लेवल पे बॉडी आती है उसे कहते हैं स्टेट लेवल कमीशन। और यहाँ पर ये ऑफिसर्स बैठते हैं। कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा चर्चे में थी कि क्या पीएम केयर फंड भी पब्लिक अथॉरिटी है, और अगर है तो इसमें जितने भी फंड कलेक्ट होते हैं तो क्या लोग आरटीआई की हेल्प से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और उस वक्त पीएम केयर फंड के अंदर लगभग 3000 करोड़ का फंड इकट्ठा हो ही गया था। और फंड के रिलेटेड गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिक ही नहीं की थी। और इसी की वजह से बाद में ये बात बहुत ही कंट्रोवर्सी में आ गई थी। और इसके बाद पीएमओ ने ये बात क्लियरली बोल दी थी कि जो पीएम केयर फंड है वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर सेक्शन 2 क्लोज H ऑफ आरटीआई एक्ट। और फिर बाद में इसके अगेंस्ट में पीआईएल भी फाइल की गई थी। और इस फंड को पब्लिक अथॉरिटी इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसको गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती है बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि ट्रस्टीज एडमिनिस्टर करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं जो कि है सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इस केस के अंदर सुभाष चंद्र अग्रवाल ने एक आरटीआई एप्लीकेशन सीपीआईओ को लिखी थी और ये डिमांड की थी कि आरटीआई एक्ट के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन उनको शो की जाए। और फिर इसके बाद एक दूसरी आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की गई और उसके अंदर इंफॉर्मेशन मांगी गई 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। और ये 3 जजेस थे जस्टिस ए गांगुली, जस्टिस एच दत्ता और जस्टिस RM लोधा, जिन्होंने दूसरे सीनियर जजेस की जगह ली थी अपॉइंटमेंट के पर्पज से। इनफैक्ट एक तीसरी आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट के एसेट्स के जुड़े इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। और सवाल ये था कि क्या सीजीआई के ऑफिस भी पब्लिक डोमेन की अथॉरिटीज में आते हैं या फिर नहीं। तो फिर अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि सीपीआईओ जजेस की पर्सनल एसेट्स और बाकी की डिटेल्स बिल्कुल डिस्क्लोज कर सकता है क्योंकि सीजीआई ऑफिस पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर ही फॉल करता है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमेशा आरटीआई फाइल करते हुए आती है ये वही होती है कि जिस इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप आरटीआई फाइल कर रहे हो वो पब्लिक अथॉरिटी है या फिर नहीं। क्या आपको पता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट प्राइवेट है और अगर वो पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर फॉल नहीं करता तो भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर एक प्राइवेट बॉडी के ऊपर भी आरटीआई एप्लीकेबल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर आरटीआई लगाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहां से लेनी है, तो आप डायरेक्टली आरटीआई एप्लीकेशन स्कूल को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन उस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दे सकते हैं जिसके अंडर में वो स्कूल रजिस्टर है। यानी कि इनडायरेक्टली आरटीआई एक्ट के हिसाब से कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिसे गवर्नमेंट फंड करती है या फिर पब्लिक प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूट आरटीआई उसे कवर कर लेता है। तो आरटीआई एक्ट इन सभी इंस्टीट्यूट को इनडायरेक्टली अपने अंदर कवर कर लेता है, भले उन्हें डायरेक्टली कवर नहीं करता है। तो ये तो हो गया आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। अब इस एक्ट को 2019 के अंदर अमेंड भी किया गया था और फिर इस अमेंड के अंदर सेंटर को ज्यादा पावर दे दी गई कि वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के सभी इंफॉर्मेशन, कमीशन की सैलरी और सर्विस कंडीशन को सेट करे। इसके अलावा इस अमेंडमेंट एक्ट ने प्रीवियस एक्ट के सेक्शन 13 और 16 को भी अमेंडमेंट किया और ये जितने भी अमेंड हुए इनको अपोजिशन ने बहुत ही ज्यादा अपोज किया था। और ये जो प्रीवियस आरटीआई एक्ट 2005 था इसने चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑन सेंट्रल लेवल और स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इसके अलावा बाकी के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जो टर्म होता है, जैसे कि हमें पता था कि वो टर्म 5 साल तक का होता है या तो फिर 65 ईयर एज, इनमें से जो भी पहले आ रहा हो उसे हटा दिया गया। और ये सब कुछ डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी टर्म्स को अपने हिसाब से सेट करे। अब हम जानेंगे कि आरटीआई फाइल कैसे की जाती है, आरटीआई फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है। आरटीआई फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आरटीआई की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके पेज में दी गई सभी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको आरटीआई फाइल करने की फीस पे करनी है और फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई अपील भी फाइल करनी हो तो वो भी आप इसी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। और आरटीआई फाइल करने के लिए जो फीस लगता है वो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं उनसे नहीं ली जाती है। और सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव होगा आपकी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में। और अब एक शॉकिंग फैक्ट कि आपको पता है आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद ऑलमोस्ट 65 आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया है और इसके अलावा 400 ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको हरेसमेंट भी किया गया। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लॉज के बारे में बात करेंगे जो जनरली लोगों को पता होना चाहिए लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। और हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर ये रूल्स और लॉज हमें पता हो तो हमारी लाइफ के अंदर ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, हमने बहुत बार देखा है और शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोक के रखने के लिए हमारी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं। ये बात सुनने में बहुत ही नॉर्मल साउंड कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1932 ऐसा करने की परमिशन नहीं देता है। ये लीगली अलाउ नहीं है और कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में से आपकी गाड़ी की चाबी कभी भी नहीं निकाल सकता है। और अगर किसी वजह से वो आपके ऊपर फाइन लगा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके ऊपर फाइन लगा रहे हैं उनके पास चालान बुक या फिर ई चालान उनके पास मौजूद होना चाहिए। और ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोक रहा है तो वहां से भागने की कोशिश आप कभी भी ना करें, वहां पे रुक जाएं। और अगर आप ना रुक कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने पे वहां पे मौजूद सब इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर का ऑफिसर करेंगे आपसे आपकी गाड़ी के पेपर्स या फिर आपकी गाड़ी जमा कर सकते हैं। और अगर जबरदस्ती आपकी गाड़ी की चाबी निकाली जा रही है या फिर आपके जबरदस्ती डॉक्यूमेंट जमा करे जा रहे हैं आपकी गाड़ी के, तो ऐसे में आप कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डेप्यूटी कमिश्नर के पास आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल। सिविल एविएशन रूल्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उनके रूल्स के हिसाब से अगर आप टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पे टाइम पे आप चेक इन भी कर लेते हैं, लेकिन फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आपकी फ्लाइट 2 से 5 घंटे के लिए डिले हो जाती है, तो ऐसे में आप उनसे हक से फ्री मील्स या फिर रिफ्रेशमेंट मांग सकते हैं। और अगर आपकी फ्लाइट 6 या फिर 6 से ज्यादा घंटे के लिए डिले होती है तो फिर ऐसे में आप अपनी टिकट का रिफंड या फिर उनसे किसी अल्टरनेट फ्लाइट में अरेंजमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। और अगर एयरलाइन वाले इनमें से कुछ भी ना करने के लिए आपको बोलते हैं तो ऐसे में आप उनकी कंप्लेन एयरपोर्ट ऑपरेटर या फिर एयरलाइन से कर सकते हैं, जिसके अंदर उनको 30 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अपनी कंप्लेन डीजीसीए के पास भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और इस पर और जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने 15 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी कि अब से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को उसके एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो आपको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और साथ ही में आपको गुड स्मारिटन भी कहा जाएगा, क्योंकि आपने उस इंसान की 1 घंटे के अंदर गोल्डन पीरियड में जान बचाई है। और ये जो गुड स्मारिटन का कॉन्सेप्ट है इसे मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 134A के अंदर लाया गया था। ये जो गुड स्मारिटन होते हैं उनको पुलिस एक्नॉलेज करती है और उसे यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कैश प्राइज भी दिया जाता है और साथ ही में उसे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और साल भर में जितने भी गुड स्मारिटन्स होते हैं उसमें से 10 को चुना जाता है 1 लाख के एडिशनल कैश रिवॉर्ड के लिए। अब जो नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ऐसा अगर उनके साथ होता है तो उसके खिलाफ वो कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, उनको किस तरह से एक्शन लेना है। जनरली आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी दुकान पे या फिर कहीं पे भी कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो MRP लिखा होता है आपको उसके ऊपर पे नहीं करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए तो उसके कूलिंग चार्ज के नाम पर आपसे MRP से ज्यादा पैसा ले लिया जाता है। ये बात इलीगल है और ये बात आपको भी पता होगा, लेकिन ऐसा अगर आपके साथ होता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे में एक बात बता दूं कि एक आदमी ने एक चिप्स का पैकेट खरीदा था जिसपे लिखा था कि उसका नेट वेट 20 ग्राम है, लेकिन जब उस इंसान ने जाकर के उस पैकेट को तोला तो उसका वजन 20 ग्राम से 3 से 4 ग्राम कम निकला। तो फिर उस इंसान ने कंज्यूमर फोरम में जाकर के केस कर दिया। तो फिर उस इंसान को 1 लाख का कॉम्पेंसेशन भी मिला और साथ ही में कंपनी पे फाइन भी लगाया गया। तो अगर कोई भी दुकानदार अगर आपसे MRP से ज्यादा चार्ज करता है या फिर आपने कोई सामान खरीदा और उस पर जो डिटेल्स लिखी होती है उससे अगर अलग उसके कंटेंसीज है तो आप मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं और इस लिंक के ऊपर जाकर के आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 36 के अंदर आप कंज्यूमर फोरम जाकर भी उनके ऊपर फाइन इंपोज करवा सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि आप सामान खरीदने गए और उन्होंने कहा कि कैरी बैग चाहिए और आपने कहा हाँ, और फिर वो आपसे कहते हैं कि इसका तो चार्ज लगेगा, तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि क्या उस कैरी बैग के ऊपर उस कंपनी का नाम या फिर क्या उस कंपनी का ब्रांड लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो वो ऐसे में खुद की कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो फिर वो आपसे चार्ज नहीं ले सकते। मतलब कि कैरी बैग के ऊपर अगर कंपनी का नाम या फिर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो फिर ऐसे में वो आपसे चार्ज नहीं ले सकते उस कैरी बैग का। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो कैरी बैग बिल्कुल प्लेन है और ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे में वो आपसे उस कैरी बैग का चार्ज ले सकते हैं, जो भी नॉमिनल चार्ज होता है 5 से 10 रुपए या फिर 15 रुपए। नेक्स्ट जो लो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लो है हमारी डेली लाइफ के अंदर। मान लीजिए कि कोई अगर आपकी गाड़ी की हवा निकाल देता है या फिर उसे पंचर कर देता है तो उसके अगेंस्ट भी आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं IPC के सेक्शन 425 और 426 के अंदर। और इसके अंदर उस इंसान को 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए और खाने के अंदर आपको कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिल जाता है या फिर खाने में आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते या फिर अगर आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो अगर ऐसा कोई सामान मिलता है आपके खाने के अंदर तो ऐसे में आप FSSAI के एक्ट सेक्शन 54 के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस रेस्टोरेंट के खिलाफ और 1 लाख तक का कंपेंसेशन ले सकते हैं। और FSSAI की साइट है जहां पर जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई लेडी है जो डोमेस्टिक
वायलेंस का शिकार है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाकर खुद कंप्लेन नहीं कर सकती, तो फिर वो इंटरनेट के थ्रू घर बैठे ही कंप्लेन फाइल कर सकती है, जिसके लिए उसको इस ईमेल आईडी पे कंप्लेन भेजनी होगी। और उसके बाद उस पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल उनके घर भेजेगा और उसके अंदर उसको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होगा। और इसके अलावा अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बूढ़े माता पिता, अपने भाई बहन या फिर अपने रिलेटिव्स को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, तो इसे मेंटल क्रुएलिटी माना जाएगा। तो ऐसा होने पर आप अपनी वाइफ से 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बोलते छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं, इतना मिसबिहेव करते हैं वो। मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो। दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। आंखों में आंसू भी आए, रोए भी। कुछ नेगेटिव बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता यहाँ। जो छोड़ गए उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब से टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था तभी से उसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। लेकिन अगर हम आज के एपिसोड इसके देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत से ओल्ड आर्टिस्ट जो थे उन्होंने शो को छोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या है? क्योंकि इतना अच्छा शो चल रहा है, टीआरपी भी इसकी नंबर 1 पे चलती है, तो फिर ऐसे में कोई भी आर्टिस्ट ऐसे शो को छोड़कर जाना क्यों पसंद करेगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इतने फेमस एक्टर्स तारक मेहता के उल्टा चश्मा के शो के अंदर आज इस शो में नहीं है। और जितने भी लोगों ने शो को छोड़ा है उसमें से बहुत से लोगों ने इस शो के क्रिएटर असित मोदी के ऊपर बहुत से आरोप लगाए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से आरोप असित मोदी पे लगाए जा रहे हैं और ऐसी क्या वजह हुई कि इन गोल्डन कैरेक्टर्स को इस शो को छोड़कर जाना पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं दया भाभी की। तो दया भाभी ने इस शो के अंदर 2008 से लेकर के 2016 तक काम किया था और उन्होंने इस शो को छोड़ने की वजह ये बताई कि जब उनकी 2015 में शादी हुई थी तो उसके बाद वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 2016 के अंदर इस शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दूसरी हम बात करते हैं टप्पू की। तो उन्होंने भी शो को 2016 के अंदर छोड़ दिया था और उन्होंने शो को छोड़ने की वजह ये बताई थी कि वो सिर्फ इस रोल के अंदर सीमित होकर नहीं रहना चाहते और उनको और भी नए नए रोल्स ट्राई करने हैं। और साथ ही में उनका कहना था कि शो के अंदर उनके कैरेक्टर को जो अटेंशन मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं तारक मेहता की। तो तारक मेहता ने शो के अंदर 2008 से लेकर के 2022 तक काम किया था, लेकिन फिर बाद में 2022 के अंदर उन्होंने शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनका रीजन ये आप खुद ही देख लीजिए। दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। शायद मैं वही हूँ जिसने आवाज उठाई। मेरा आत्मसम्मान मेरी किसी भी चीज से बड़ा है। और उनका कहना था कि शो के सेट के ऊपर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा था और साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका जो पेमेंट है वो भी कंटिन्यू डिले हो रहा था और फिर इस वजह से उन्होंने शो को 2022 के अंदर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हम बात करते हैं अंजलि भाभी। तो अंजलि भाभी ने शो के अंदर 2008 से लेकर के 2020 तक काम किया था और फिर उन्होंने शो को 2020 के अंदर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका कहना था कि शो के सेट के ऊपर उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था और साथ ही साथ उनका जो पेमेंट था वो भी कम कर दिया गया था। और फिर जब उन्होंने पेमेंट को इंक्रीज करने की बात की तो उनकी इस बात को नहीं माना गया, इसलिए फिर उन्होंने 2020 के अंदर इस शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सोडी भाई की। तो उन्होंने इस शो के अंदर 2008 से लेकर के 2020 तक काम किया था। तो उनका इस शो को छोड़ने का जो कारण था वो ये था कि जब 2020 के अंदर उनके फादर की सर्जरी हुई थी तो उसके बाद उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना था और इसी के साथ साथ वो थोड़ा समय अपने भगवान के लिए भी निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शो को हमेशा के लिए 2020 में छोड़ दिया। उसके बाद हम बात करते हैं बावरी की। तो बावरी ने बहुत से आरोप भी लगाए हैं इस शो के क्रिएटर असित मोदी के ऊपर, ये आप खुद ही देख लीजिए। बाद में बहुत बोलते छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। सो बहुत जेन्युइन बंदे नहीं है वो, उनका तो अब सामने चीजें आ रही हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि उनके 4 से 5 लाख तक की पेमेंट भी बाकी है और फिर इसी से तंग आकर उन्होंने शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हम बात करते हैं रोशन भाभी की। तो रोशन भाभी ने शो के क्रिएटर असित मोदी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और पेमेंट डिले का आरोप लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनको छुट्टी भी नहीं देते थे और जब भी उनको छुट्टी देते थे तो उनको डांट कर छुट्टी देते थे और उनके अकॉर्डिंग भी किसी भी कैरेक्टर के साथ तारक मेहता के शो के सेट के ऊपर अच्छा बिहेव नहीं होता है, वहां पर सबको कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। ये आप खुद ही देख लीजिए इस वीडियो में। तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में विस्की पीते हैं, तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो। मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख, मेरी तरफ से दान है कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में टप्पू के कैरेक्टर प्ले करने वाले आर्टिस्ट की। तो उन्होंने भी शो को छोड़ दिया है और उनकी भी वजह यही रही है कि उनका कहना है कि इस शो के अंदर उनका जो पेमेंट था वो हमेशा डिले मिलता था और साथ ही साथ वो अलग अलग मूवीज और वेब सीरीज में भी काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी शो को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और फिर लास्ट में हम बात करते हैं दोनों सोनू की। तो दोनों सोनू ने अपनी स्टडी की वजह से शो को छोड़ दिया और अगर इसी तरह से चलता रहा तो ऐसा लगता है कि जल्दी ये शो भी बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है असित मोदी जो इस शो के क्रिएटर है और गोकुलधाम निवासी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।